Hello students, welcome to my channel NCERT Expert. Today we are starting a new chapter, chapter number 12, Friction. It is from class 8th Science. इसका हम चैप्टर का फर्स्ट हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे. नेक्स्ट टाइम मैं इसकी आपको बैक एक्सरसाइज कराऊंगी. You might have seen a driver of a car or a truck slowing down the vehicle at a traffic signal. जब कोई ट्रैफिक सिग्नल आता है तो आपने देखा होगा कि जो कार या ट्रक का ड्राइवर है वो व्हीकल को स्लो करता है, धीमा करता है. यू टू स्लो डाउन योर बाईसाइकिल व्हेन एवर नीडेड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स. आप साइकिल चला रहे हो, जहाँ पे भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप ब्रेक लगाते हो और साइकिल को स्लो कर देते हो, उसको धीमा कर देते हो. Have you ever thought why a vehicle slows down when brakes are applied? क्या आपने कभी सोचा है कि जब ब्रेक लगाए जाते हैं तो जो हमारा साइकिल है या कोई भी व्हीकल है उसकी गति कम हो जाती है, स्लो हो जाता है. Not only vehicles, any object moving over the surface of another object slows down when no external force is applied on it. व्हीकल्स ही नहीं, केवल व्हीकल्स ही नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु अगर दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे चल रही है तो वो धीरे धीरे स्लो हो जाती है अगर उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए. एंड फाइनली इट स्टॉप्स, और फाइनली क्या होगा, वो रुक जाती है. हैव यू नॉट सीन ए मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम? क्या आपने कभी देखा है कि एक बॉल चल रही है ग्राउंड पे और थोड़ी देर के बाद वो रुक जाती है? वाई डू वी स्लिप व्हेन वी स्टेप ऑन ए बनाना पील? जब हमारा पैर केले के छिलके पे गिरता है तो क्या होता है, हम फिसल जाते हैं. जब हमारा पैर केले के छिलके के ऊपर रखा जाता है तो हम फिसल जाते हैं. ऐसा क्यों होता है? Why is it difficult to walk on a smooth and wet floor? स्मूथ होता है चिकना, वेट होता है गीला. चिकने और गीले फ्रश पे चलना मुश्किल क्यों होता है? हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम गिर जाएंगे. फिगर में क्या शो रखा है? ए बॉय फॉल्स डाउन व्हेन ही स्टेप्स ऑन ए बनाना पील. लड़के का पैर केले के छिलके पे रखा जाता है मिस्टेक से और लड़का गिर जाता है. यू विल फाइंड द आंसर्स टू सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. जो अभी अभी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस चैप्टर में मिलेंगे. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. जेंटली पुश ए बुक ऑन ए टेबल. यू ऑब्जर्व दैट इट स्टॉप्स आफ्टर मूविंग फॉर सम डिस्टेंस. फिगर ये देखेंगे आप, ये बुक की ओरिजिनल पोजीशन है. जब हम बुक के ऊपर थोड़ा सा पुश करते हैं, थोड़ा सा इसको आगे की तरफ पुश करते हैं तो बुक थोड़ा सा मूव करती है, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करने के बाद ये रुक जाती है. फिगर बी में क्या दिखा रखा है कि हमने इसकी डायरेक्शन को चेंज किया है. यहाँ पे हमने लेफ़्ट पे पुश किया है और यहाँ पे हमने इसको बुक को राइट पे पुश किया. ये यहाँ पे ओरिजिनल पोजीशन है और ये इसकी फाइनल पोजीशन है. यहाँ पे भी बुक थोड़ा सा मूव करने के बाद रुक जाती है. कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन? कैन वी से दैट ए फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द बुक अपोजिंग इट्स मोशन? क्या हम कह सकते हैं कि बुक के ऊपर एक फोर्स लग रहा है जो इसकी मोशन को अपोज कर रहा है, मोशन को रोक रहा है. दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. इसे कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन अपोजेज रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द टेबल. फ्रिक्शन क्या करता है, बुक और टेबल का जो दोनों का सरफेस है उनके बीच में जो मोशन होती है उसको अपोज करता है. You saw that if you apply the force along the left, the friction acts along the right.
अगर हम लेफ़्ट की तरफ फोर्स लगाते हैं तो फ्रिक्शन राइट की तरफ लगता है। इफ़ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द राइट द फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द लेफ्ट डायरेक्शन। अगर हम राइट में फोर्स लगाते हैं तो फ्रिक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में लगता है। इन बोथ केसेस द फोर्स अपोजेस द मोशन ऑफ द बुक। दोनों केसेस में जब हम बुक को लेफ़्ट की तरफ से फोर्स लगाते हैं या राइट की तरफ से फोर्स लगाते हैं तो जो फोर्स है वो क्या करता है, बुक की मोशन को रोकता है, उसको अपोज करता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द अप्लाइड फोर्स। फ्रिक्शन हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट वर्क करता है, अप्लाइड फोर्स को हमेशा अपोज करता है। इन द अबव एक्टिविटी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द सरफेस ऑफ द टेबल। इस एक्टिविटी में जो फ्रिक्शन है वो बुक के सरफेस के बीच में और टेबल के सरफेस के बीच में लगता है। इज़ द फ्रिक्शन सेम फॉर ऑल द सरफेसेस। क्या सभी सरफेसेस के लिए फ्रिक्शन सेम होता है? डज इट डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेसेस। क्या ये सरफेस के चिकनेपन, उसकी स्मूथनेस पे भी डिपेंड करता है? लेट अस फाइंड आउट। तो हम इसको देखते हैं कि क्या सरफेस की स्मूथनेस से फ्रिक्शन कम होता है या अधिक होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, इसके लिए एक एक्टिविटी करेंगे। ये हमारी एक्टिविटी दे रखी है। हम एक इंक्लाइंड प्लेन लेंगे और यहाँ से हम पेंसिल सेल को नीचे की तरफ गिराएंगे। पेंसिल सेल यहाँ पे काफ़ी डिस्टेंस कवर करता है और यहाँ तक आ जाता है। लेकिन सेकंड केस में क्या करना है, जब हमने पेंसिल सेल को इंक्लाइंड प्लेन से नीचे की तरफ गिराना है तो हम टेबल के ऊपर क्या करेंगे, क्लॉथ बिछा लेंगे। ठीक है, टेबल के ऊपर अगर हम क्लॉथ बिछा लेंगे तो क्या होगा, जो पेंसिल सेल है वो पहले ही रुक जाता है। यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन से जब पेंसिल सेल को गिराएंगे तो ये बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, ये टेबल टॉप है और ये स्मूथ सरफेस है, तो यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है पेंसिल सेल, यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम है। लेकिन सेकंड केस में क्या है, यहाँ पे एक क्लॉथ बिछाया हुआ है येलो कलर का, येलो ऑरेंज कलर का एक क्लॉथ है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सरफेस है वो उसकी स्मूथनेस कम हो जाती है और पेंसिल सेल कम डिस्टेंस कवर करता है और यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है। डज द डिस्टेंस कवर्ड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस ऑन विच सेल मूव्स। जो डिस्टेंस कवर करता है पेंसिल सेल वो डिपेंड करती है किस चीज़ पे, जो सरफेस है वो कौन से सरफेस के ऊपर मूव कर रही है उस पर डिपेंड करती है। और यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी और यहाँ पे कम डिस्टेंस कवर करेगी, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेस है, यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मोर है, ज़्यादा है। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। अब हमें देखना है कि फ्रिक्शन का रीज़न क्या है, कि फ्रिक्शन क्यों पैदा होता है। ये दो सरफेसेस जो कांटेक्ट में होते हैं, दो सरफेसेस, उनके बीच में जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं उनकी वजह से होता है। इवन दो सरफेसेस विच अपीयर वेरी स्मूथ हैव ए लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट इरेगुलरिटीज़ ऑन देम। जो सरफेसेस हमें बिल्कुल स्मूथ दिखाई देते हैं, बिल्कुल चिकने दिखाई देते हैं, उनके अंदर भी छोटी छोटी बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ होती हैं। और क्या होता है, जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं दो सरफेसेस के ऊपर, वे एक दूसरे को लॉक कर देती हैं। When we attempt to move any surface, we have to apply a force to overcome interlocking। और जब हम किसी सरफेस के ऊपर कोई चीज़ मूव करते हैं तो हमें उस इंटरलॉकिंग को दूर करने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। ऑन रफ सरफेसेस देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज़। और अगर सरफेस रफ होगा तो इरेगुलरिटीज़ ज़्यादा होंगी। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ़ ए रफ सरफेस इज इन्वॉल्व। इसलिए रफ सरफेस के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। सरफेस इरेगुलरिटीज़, ये यहाँ पे टेबल का टॉप है और ये बुक है, इन दोनों के बीच में ये इरेगुलरिटीज़ शो हुई हैं। यहाँ पे इसको बड़ा करके दिखाया गया है, सरफेस ऑफ टेबल, सरफेस ऑफ बुक, और यहाँ पे ये बीच में इरेगुलरिटीज़ हैं। जब हम बुक को टेबल के ऊपर
मूव करते हैं तो क्या होता है, जो इरेगुलरिटीज़ हैं यहाँ पे ये एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाती हैं। यहाँ पे ये जो बनी हुई है ये मर्ज हो जाती है एक दूसरे के अंदर, और हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, जो ये इंटरलॉकिंग हो जाती है इरेगुलरिटीज़ की, इसको हमने दूर करना पड़ता है और हमें अधिक फोर्स लगाना पड़ता है। तो रफ सरफेस जब होता है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू स्मूथ सरफेस। We see that the friction is caused by interlocking of irregularities in the two surfaces. अभी अभी हमने देखा कि फ्रिक्शन का कारण क्या है, जो दो सरफेसेस के अंदर इरेगुलरिटीज़ हैं वे इंटरलॉक हो जाती हैं। It is obvious that force of friction will increase if the two surfaces are pressed harder. और अगर दो सरफेसेस को प्रेस किया जाता है, बहुत हार्डली प्रेस किया जाता है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाता है। यू कैन एक्सपीरियंस इट बाय ड्रैगिंग ए मैट व्हेन नो बॉडी इज सिटिंग ऑन इट एंड व्हेन ए पर्सन इज सिटिंग ऑन इट। आप एक मैट बिछाएंगे और मैट को अगर आप कोई भी नहीं बैठा उसके ऊपर खींच के देखेंगे तो आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैट के बीच में कोई बैठ जाता है, जैसे आपका फ्रेंड बैठ जाता है, तो आपको मैट को सरकाने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाता है इस वजह से। यू हैव टू पुश ऑन द बॉक्स टू कीप इट मूविंग। यहाँ पर ये जो बॉक्स दिखा रखा है ये एक हैवी बॉक्स है, और इसका सरफेस और अर्थ का सरफेस, दोनों सरफेस बहुत ही हार्डली प्रेस हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। What is easier, to move the box from the rest or to move it when it is already in motion? दो केसेस हैं। पहले तो रेस्ट में है बॉक्स, उसको मूव करना है, और सेकेंडली है जब ये मूव कर रहा है तो इसको, जब ये मूव कर रहा है तो इसको मोशन में ही रखना है। तो कौन सा आसान होता है, रेस्ट में से बॉक्स को मूव करना या चलते हुए को उसकी मूवमेंट को मेंटेन करना? तो कौन सा इजी होता है? फर्स्ट वाला इजी नहीं होगा, क्योंकि बॉक्स कहाँ है, रेस्ट में है, तो बॉक्स को सरकाएंगे तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा। लेकिन जब ये बॉक्स एक बार चलना शुरू कर देगा तो उसके बाद फोर्स कम लगेगा। यहाँ पे इसी बेस पे आएंगे हमारे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फर्स्ट है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकेंड है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और थर्ड है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट इज़ ए मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो उस टाइम, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाते हैं तो उस टाइम फोर्स बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि उस टाइम जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। तो जो फोर्स उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए चाहिए, क्योंकि हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को रेस्ट से स्टार्ट करना है। तो ये क्या होता है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का मेजर होता है। On the other hand, the force required to keep the object moving with the same speed is a measure of sliding friction. Sliding friction तब पैदा होता है जब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है और हम लगातार उसके ऊपर फोर्स लगाते जा रहे हैं ताकि उसकी जो स्पीड है वो सेम रहे। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में होता है। When the box starts sliding, ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम क्यों होता है। When the box starts sliding, जब बॉक्स स्लाइडिंग करना या मूवमेंट करना शुरू कर देता है, the contact points on its surface don't get enough time to lock into the contact points on the floor. फ्लोर के जो कॉन्टैक्ट्स पॉइंट हैं
और बॉक्स के जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं उन्हें इतना समय ही नहीं मिलता कि वे आपस में लॉक कर पाएँ। बॉक्स के कॉन्टैक्ट पॉइंट्स और फ्लोर के कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, उनको इतना समय ही नहीं मिलता कि वे एक दूसरे को लॉक कर पाएँ, क्योंकि बॉक्स क्या है, बॉक्स लगातार मूव कर रहा है। जब रेस्ट में होता है तो दोनों के कॉन्टैक्ट पॉइंट्स आपस में एक दूसरे को लॉक कर देते हैं और उस टाइम हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। लेकिन जब बॉक्स स्लाइड करना शुरू कर देता है तो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स को इतना टाइम नहीं मिलता कि वे आपस में लॉक कर पाएँ। इसी वजह से स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। And you find it somewhat easier to move the box already in motion than to get it started। तो जब बॉक्स शुरू हो जाता है मूवमेंट करना, जब वो मोशन में होता है तो उसको सरकाना बहुत ही इजी होता है। किसके कंपैरिजन में, जब स्टार्टिंग में उसको मूव करते हैं उसके कंपैरिजन में शुरू में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है और बाद में कम फोर्स लगाना पड़ता है। फ्रिक्शन ए नेसेसरी इविल, फ्रिक्शन एक नेसेसरी चीज़ है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। Recall now some of your experiences. Is it easier to hold a cooler earthen pot or a glass tumbler? Suppose the outer surface of the tumbler is greasy or has a thin layer of cooking oil on it. Would it become easier or more difficult to hold it? अगर आपके पास एक मिट्टी का मटका है या एक ग्लास का शीशे का टम्बलर है, अगर उसके ऊपर हम तेल लगा देते हैं या उसके ऊपर हम ग्रीस लगा देते हैं तो क्या हम उसको इजीली पकड़ पाएंगे? हम उसको इजीली नहीं पकड़ सकते, क्योंकि जो चिकना सरफेस होता है उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है, उसको होल्ड करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। Would it be possible to hold the glass at all if there is no friction? अगर फ्रिक्शन ना हो तो क्या ग्लास को पकड़ना पॉसिबल होगा? Recall also how difficult it is to move on a wet muddy track or wet marble floor। तो आपको ये एक्सपीरियंस ही होगा कि जब हम कीचड़ में चलते हैं, गीले में, या फिर फर्श पे चलते हैं जिस पर पानी गिरा हुआ है, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, वहाँ पे हमें स्लिप होने का रिस्क रहता है। कैन यू इमेजिन बीइंग एबल टू वॉक एट ऑल इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन? तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि फ्रिक्शन ना हो तो हम चल पाएंगे? यू कुडंट राइट विद पेन और पेंसिल इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम पेन से लिख नहीं सकते, पेंसिल से हम ड्राइंग बना नहीं सकते। When your teacher is writing with chalk on the blackboard, its rough surface rubs off some chalk particles which sticks to the blackboard. Would it happen if there were no friction between the chalk and the board? जैसे आप क्लास में बैठे हैं और टीचर ब्लैक बोर्ड पे चौक के साथ लिख रहा है, तो चौक का भी रफ सरफेस होता है और ब्लैक बोर्ड का भी रफ सरफेस होता है। जो चौक के पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, वे ब्लैक बोर्ड के सरफेस पे चिपक जाते हैं। Could it happen if there were no friction between the chalk and the board? और टीचर लिख पाता है। अगर फ्रिक्शन ना होता चौक में और ब्लैक बोर्ड के सरफेस के बीच में तो हम लिख नहीं पाते, टीचर उसके ऊपर लिख नहीं पाता। यहाँ पे एक फिगर दिखा रखी है, ए नेल इज़ फिक्स्ड इन द वॉल ड्यू टू फ्रिक्शन। हम दीवार के अंदर अगर कील लगाते हैं तो वो फ्रिक्शन की वजह से ही फिक्स हो सकती है, अदरवाइज़ ये फिक्स नहीं हो सकती। इफ़ एन ऑब्जेक्ट, ये मैं जो आपको बता रही हूँ ये सारे यूजेस हैं कि फ्रिक्शन ना हो तो हम चल नहीं सकते, हम दौड़ नहीं सकते, हम लिख नहीं सकते, हम दीवार के अंदर कील नहीं लगा सकते। ये सारे इसके यूजेस हैं, फ्रिक्शन के बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप इफ देयर वर नो फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन ना होगा और कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, जैसे कोई बॉल मूव कर रही है, तो वो कभी भी नहीं रुकेगी। Had there been no friction between the tires of the automobiles and the road,
हैड देयर बी नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द ऑटोमोबाइल्स एंड द रोड। जो ऑटोमोबाइल्स हैं, जो व्हीकल्स हैं, उनके टायर्स के बीच में और रोड के बीच में भी क्या कोई फ्रिक्शन नहीं होता? दे कुड नॉट बी स्टार्टेड और स्टॉप्ड और टर्न टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो तो क्या होगा? ना वे कभी शुरू होंगे, चलना शुरू करेंगे, ना कभी रुकेंगे, और ना ही वे उनको हम डायरेक्शन को चेंज कर पाएंगे, मोड़ पाएंगे उनको। यू कुडंट फिक्स ए नेल ऑन द वॉल और टाई ए नोट। अगर आप टाई बांधते हैं अपनी शर्ट के ऊपर तो ये फ्रिक्शन की वजह से ही आप नोट लगा सकते हैं, उसके अंदर गांठ लगा सकते हैं। विदाउट फ्रिक्शन नो फ्रिक्शन कुड बी, नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम बिल्डिंग भी बना नहीं सकते। ये अब तक जो किया ये थे हमारे यूजेस। अब हम करेंगे इसके डिसयूजेस कि इसके क्या क्या नुकसान हैं। सोल्स ऑफ द शूज़ वियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से हमारे जूते के जो सोल हैं वे फट जाते हैं। ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज़ ए इविल टू, इट वियर्स आउट द मटेरियल्स वेदर दे आर स्क्रूज, बॉल बियरिंग्स और सोल ऑफ द शूज़। फ्रिक्शन की वजह से स्क्रूज होते हैं, बॉल बियरिंग्स होते हैं, जूतों के सोल्स होते हैं, ये सारे पुराने हो जाते हैं। यू मस्ट हैव सीन worn आउट स्टेप्स ऑफ द फुट ओवर ब्रिजेज एट द रेलवे स्टेशंस। आपने रेलवे स्टेशंस के जो ब्रिजेज होते हैं वहाँ पर आपने चप्पलें टूटी हुई देखी होंगी। फ्रिक्शन कैन आल्सो प्रोड्यूस हीट। फ्रिक्शन से हीट भी प्रोड्यूस होती है। सेकेंड मेन डिसएडवांटेज है फ्रिक्शन का। विग्रसली रब योर पाम्स टुगेदर फॉर ए फ्यू मिनट्स। अपनी हथेलियों को थोड़ी देर रगड़ेंगे तो हाउ डू यू फील, तो आपको हीट प्रोड्यूस होगी आपके हाथों में थोड़ी सी गर्मी महसूस होगी। व्हेन यू स्ट्राइक ए मैच स्टिक अगेंस्ट द रफ सरफेस इट कैचेस फायर। जब हम माचिस की तिल्ली जलाते हैं, रफ सरफेस पे रगड़ते हैं माचिस की तिल्ली को तो ये फायर कैच कर लेती है। यहाँ पे दिखा रखा है रबिंग ऑफ योर पाम्स मेक यू फील वार्म। और यहाँ पे है स्ट्राइकिंग ए मैच स्टिक प्रोड्यूसेस फायर बाय फ्रिक्शन। ये यहाँ पे डिसएडवांटेजेस हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द जार ऑफ ए मिक्सर बिकम हॉट व्हेन इट इज़ रन फॉर ए फ्यू मिनट्स। जब हम मिक्सी के अंदर कोई चीज़ पीसते हैं तो वो कुछ ही देर में वो गर्म हो जाती है। यू कैन साइट वेरियस एग्जाम्पल्स इन विच फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। In fact, when a machine is operated, heat generated causes much wastage of energy. जब कोई भी मशीन चलाई जाती है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है और इससे एनर्जी वेस्ट होती है। We shall discuss the ways of minimizing friction in the following section. अगले सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि हम फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। Increasing and reducing friction। जहाँ पे हमने फ्रिक्शन को बढ़ाना होता है और जहाँ पे हमने फ्रिक्शन को घटाना होता है, तो दोनों यहाँ पे हम करेंगे। एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन फ्रिक्शन इज़ डिज़ायरेबल इन सम सिचुएशंस। तो ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन को हम नहीं चाहते, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत ही ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे हम फ्रिक्शन को चाहते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन के बगैर ना हम लिख सकते हैं, ना हम चल सकते हैं, ना हम बिल्डिंग बना सकते हैं। कोई चीज़ अगर चल रही है तो उसको हम रोक नहीं सकते। अगर कोई चीज़ चल रही है उसकी हम डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते। हैव यू एवर थॉट वाई द सोल ऑफ योर शू इज़ ग्रूड। क्या आपने कभी सोचा है जो हमारे जूते होते हैं उनका जो सोल होता है उसमें ग्रूव्स होते हैं, इस तरह की दिखा रखा है। सोल ऑफ द शूज़ एंड द टायर्स आर ट्रेडेड टू इंक्रीज फ्रिक्शन। इनके अंदर ग्रूव्स बनाए जाते हैं। इट इज़ डन टू प्रोवाइड द शूज़ बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर। ग्रूव्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि ये शूज़ को अच्छी ग्रिप मिले। फ्लोर के ऊपर जब हम चलते हैं तो जूतों को अच्छी ग्रिप मिलती है, सो दैट यू कैन मूव सेफली। और इससे हम आराम से बिना फिसले चल सकते हैं। सिमिलरली द ट्रेडेड टायर्स ऑफ द कार्स, ट्रक्स एंड बुलडोजर्स प्रोवाइड बेटर ग्रिप विद द ग्राउंड। इसी तरह से जो ये व्हीकल्स होते हैं, कार है, ट्रक है, बुलडोज़र्स है, इनके जो पहिए होते हैं, जो टायर्स होते हैं, वे ट्रेडेड किए जाते हैं। जैसे ग्रूड होते हैं जूतों में, ऐसे यहाँ पे
उभरे हुए होते हैं, बीच में से प्लेन होते हैं और बीच बीच में से ये उभरे हुए होते हैं। ग्रूड बनाए जाते हैं, ट्रेडेड बनाए जाते हैं, ताकि वे ग्राउंड पे अच्छी ग्रिप बन सके उनकी। We deliberately increase friction by using brake pads in the brake system of bicycles and automobiles. When you are riding a bicycle, the brake pads don't touch the wheels. जब हम साइकिल चलाते हैं तो जो ब्रेक पैड्स होते हैं वे व्हील्स को टच नहीं करते। When you press the brake, these pads arrest the motion of the rim due to friction. और जो हम ब्रेक लगाते हैं, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो जो पैड्स होते हैं, ब्रेक पैड्स, वे क्या करते हैं, रिम की मोशन को रोक देते हैं क्योंकि फ्रिक्शन लग जाता है। द व्हील स्टॉप मूविंग, और व्हील स्टॉप करना, मूव कर जाता है। ठीक है, ये हो गए थ्री हमारे जहाँ पे हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं। फोर्थ है हमारा, यू माइट हैव सीन दैट कबड्डी प्लेयर्स रब देयर हैंड्स विद सॉइल फॉर ए बेटर ग्रिप ऑफ देयर अपोनेंट्स। जो कबड्डी का गेम होता है उसमें प्लेयर्स क्या करते हैं, अपने हाथों पे मिट्टी लगाते हैं ताकि दूसरे खिलाड़ी को भी अच्छे से पकड़ पाएँ, उनकी ग्रिप बेटर हो जाए। जिमनास्ट अप्लाई सम कोर सब्सटेंस ऑन देयर हैंड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप। ये आपका फिफ्थ है जहाँ पे हम फ्रिक्शन को इंक्रीज़ किया जा रहा है। जो जिमनास्ट करते हैं वे क्या करते हैं, अपने हाथों के ऊपर रफ सब्सटेंस होता है उसको लगाते हैं ताकि उनकी ग्रिप अच्छी हो जाए। In some situations, however, friction is undesirable and we would want to minimize it. लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे हम फ्रिक्शन नहीं चाहते कि फ्रिक्शन हो ही ना, और हमें इसको कम करना पड़ता है। यहाँ पे हम कर रहे हैं रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। वाई डू वी स्प्रिंकल फाइन पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड। क्वेश्चन आ जाता है कि हम जब कैरम बोर्ड पे खेलना शुरू करते हैं तो हम उसके ऊपर फाइन पाउडर छिड़क देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा हम फ्रिक्शन को कम करने के लिए करते हैं। यू माइट हैव नोटिस दैट व्हेन ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल आर प्योर्ड ऑन द हिंग्स ऑफ ए डोर, द डोर मूव्स स्मूथली। जैसे हमारा कमरे का दरवाज़ा है वो जाम हो जाता है तो हम क्या करते हैं, जहाँ पे उसके हिंग्स होते हैं, डोर के जॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे हम कुछ बूंदे तेल की डाल देते हैं और हमारा जो कमरे का दरवाज़ा है वो बहुत ही स्मूथली मूव करने लग जाता है। ए बाईसाइकिल एंड ए मोटर मैकेनिक यूजेस ग्रीस बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन्स। साइकिल में हम ग्रीस लगाते हैं, जो मोटर मैकेनिक है वे क्या करते हैं, मशीन के पार्ट्स में क्या लगाते हैं, ग्रीस लगाते हैं या ऑयल लगाते हैं। इससे क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। इन द all the above cases we want to reduce friction in order to increase efficiency। तो यहाँ पे जो हमने 3 केसेस की, पाउडर स्प्रिंकल किया, डोर के हिंजेस में हमने तेल लगाया, और थर्ड बाईसाइकिल में और जो मशीन्स हैं उनमें हमने ग्रीस लगाया। तो यहाँ पे जो तीनों केसेस हैं हमने क्या किया, यहाँ पे हमने फ्रिक्शन को रिड्यूस किया। जैसे यहाँ पे शो कर रखा है, पाउडर स्प्रिंकल करके ये बच्चे यहाँ पे कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। When oil, grease or graphite is applied between the moving parts of a machine, a thin layer is formed there and moving surfaces don't directly rub against each other। जब ऑयल, ग्रीस या ग्रेफाइट लगाया जाता है मशीन के पार्ट्स में तो वहाँ पे एक पतली सी लेयर बन जाती है, और मूविंग जो सरफेसेस हैं, जो 2 सरफेसेस हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट रब नहीं करते। इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज़ इज़ अवॉइडेड। जो इरेगुलरिटीज़ थी, जो उनकी इंटरलॉकिंग है वो कम हो जाती है और मूवमेंट स्मूथ हो जाती है। द सब्सटेंसेस वी रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो फ्रिक्शन को कम करते हैं उनको क्या बोलते हैं, लुब्रिकेंट्स बोलते हैं। इन सम मशीन्स इट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू यूज़ ऑयल एज लुब्रिकेंट। कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जहाँ पे हम ऑयल को यूज़ नहीं कर सकते। एन एयर कुशन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स इज यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो वहाँ पे फ्रिक्शन कम करने के लिए एयर कुशन लगाया जाता है। फिगर में क्या दिखा रखा है, ये यहाँ पे सरफेस 1 है, ये यहाँ पे सरफेस 2 है, और यहाँ पे ये इरेगुलरिटीज़ दिखा रखी हैं। बीच में जब हम लुब्रिकेंट लगाते हैं, कोई ऑयल ग्रीस लगाते हैं, तो जो इरेगुलरिटीज़ हैं वे ख़त्म हो जाती हैं क्योंकि इनके बीच में एक थिन लेयर बन जाती है और मूवमेंट ईजी हो जाती है।
कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन टू जीरो बाय पॉलिशिंग सरफेसेस और यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट्स। क्या हम फ्रिक्शन को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं अगर हम सरफेस को पॉलिश कर दें या लुब्रिकेंट्स ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करें? फ्रिक्शन कैन नेवर बी एंटायरली एलिमिनेटेड, नो सरफेस इज़ परफेक्टली स्मूथ, सम इरेगुलरिटीज़ आर ऑलवेज देयर। फ्रिक्शन को कभी भी हम दूर नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं होता, कुछ इरेगुलरिटीज़ हमेशा होती हैं। व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन, हम ऑब्जेक्ट्स में व्हील लगा के भी फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन अटैचेस एंड अदर पीसीज ऑफ लगेज फिटेड विद रोलर्स। तो यहाँ पे फिगर दिखा रखी है, रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन। ये बच्चा यहाँ पे एक बैग ले रहा है, बैग है इसके हाथ में और नीचे यहाँ पे पहिए लगे हुए हैं, तो इसको पहिए लगाने की वजह से ये इजी हो जाता है इसको अपने साथ लेके जाना। इवन ए चाइल्ड कैन पुश सच पीसीज ऑफ लगेज, एक छोटा सा बच्चा एक भारी भरकम लगेज को खींच सकता है। वाई इज इट सो, ऐसा क्यों होता है? एक्टिविटी में दिखा रखा है 12.4 में। ये टेबल का टॉप है और टेबल टॉप पे यहाँ पे 3 पेन रखी हुई हैं, इसके ऊपर एक बुक रखी हुई है। अगर हम इस बुक के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो बुक इन पेन्स के ऊपर रोल कर रही है और हमने यहाँ पे फोर्स बहुत ही कम लगाना होता है क्योंकि यहाँ पे जो फ्रिक्शन होता है वो रोलिंग फ्रिक्शन होता है और रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है स्टैटिक से भी और स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी। When one body rolls over the surface of another body, resistance to the motion is rolling friction. जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे रोल करती है तो मोशन को जो रेजिस्टेंस मिलता है वो होता है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन, रोलिंग से फ्रिक्शन कम हो जाता है, इसीलिए इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू रोल दैन टू स्लाइड ए बॉडी ओवर अनदर, इसीलिए रोल करना इजी होता है स्लाइड की कंपैरिजन में। दैट इज़ द रीज़न इट इज़ कन्वीनियंट टू पुल लगेज फिटेड विद रोलर्स, इसीलिए ऐसा लगेज जिसके अंदर रोलर्स लगे हुए हैं उसको आसान होता है खींचना। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई द व्हील इज़ सेड टू बी द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस ऑफ द मैनकाइंड। इसीलिए हम समझ सकते हैं कि जो व्हील की इन्वेंशन हुई थी इसको मानवता की सबसे बड़ी खोज कहा जाता है। रोलिंग फ्रिक्शन इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से छोटा होता है। स्लाइडिंग इज़ रिप्लेस्ड इन मैनी मशीन्स बाय रोलिंग बाय द यूज़ ऑफ बॉल बेयरिंग्स, तो बहुत सारी मशीन्स में बॉल बेयरिंग्स को यूज़ किया जाता है। कॉमन एग्जांपल्स आर यूज़ ऑफ बॉल बेयरिंग्स बिटवीन हब्स एंड एक्सल्स ऑफ द सीलिंग फैंस एंड बाईसाइकिल्स, साइकिल्स में और जो छत वाले पंखे होते हैं उनमें बॉल बेयरिंग्स यूज़ किए जाते हैं क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है। नेक्स्ट है हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन। यू नो दैट एयर इज़ वेरी लाइट एंड थिन, आप जानते हैं कि एयर बहुत ही लाइट होती है, हल्की होती है और पतली होती है। येट इज़ एक्सर्ट्स फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू इट, लेकिन बेशक ये पतली होती है, बेशक ये लाइट होती है, लेकिन जो भी ऑब्जेक्ट्स इसके थ्रू मूव करते हैं उनके ऊपर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाती है। सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड्स एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू देम, इसी तरह से जैसे हवा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाती है इसी तरह से पानी में और जो दूसरे लिक्विड्स हैं जब कोई ऑब्जेक्ट इनमें से मूव करता है तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाते हैं। इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स इज फ्लूइड्स, और साइंस में हम गैसेस में जो चीज़ मूव कर रही है या लिक्विड में जो चीज़ मूव कर रही है हम इन दोनों को गैसेस और लिक्विड्स को फ्लूइड्स बोलते हैं। सो वी कैन से दैट फ्लूइड एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट्स इन मोशन थ्रू देम, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फ्लूइड्स हैं वे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फ्रिक्शन लगाते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट उनमें से मूव करता है, एयर में मूव करता है या लिक्विड में मूव करता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज आल्सो कॉल्ड ड्रैग। फ्लूइड्स जो फोर्स लगाते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसको क्या बोलते हैं? ड्रैग बोलते हैं उसको। The frictional force on an object in a fluid depends on its speed with respect to the fluid.
जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है फ्लूइड्स में, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? स्पीड पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है। सेकेंडली डिपेंड करता है शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट की शेप कैसी है। और थर्ड डिपेंड करता है नेचर ऑफ फ्लूइड, कि फ्लूइड का नेचर कैसा है। इट इज़ ऑब्वियस दैट व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू फ्लूइड्स दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम। तो ये बात क्लियर है कि जब ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लूइड में मूव करता है तो उन्हें जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उनके ऊपर लग रहा है उसको उन्हें कम करना पड़ता है, ओवरकम करना पड़ता है। इन दिस प्रोसेस दे लूज एनर्जी, और इस प्रोसेस में क्या है, भी एनर्जी लूज़ करते हैं। एफर्ट्स आर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन, तो ऐसे एफर्ट्स किए जाते हैं जिससे फ्रिक्शन को कम किया जा सके। ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स होता है उस किस पे डिपेंड करता है, शेप पे, ऑब्जेक्ट शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। तो क्या किया जाता है, ऑब्जेक्ट्स को स्पेशल शेप दी जाती है। साइंटिस्ट गिव हिंट्स बाय यूजिंग स्पेशल शेप फ्रॉम नेचर। ऑफ कोर्स बर्ड्स एंड फिशेस हैव टू मूव अबाउट इन फ्लूइड्स ऑल द टाइम। नेचर के अंदर क्या है, जो पक्षी होते हैं, जो मछली होती हैं, वे हमेशा फ्लूइड्स में रहती हैं। Their bodies must have evolved to shapes which would make them lose less energy in overcoming friction. तो नेचर ने ही उनकी बॉडी को ऐसी शेप दी है कि ताकि वे फ्रिक्शन को कम कर सकें और उनका एनर्जी लॉस कम हो। यू रीड अबाउट दिस शेप्स इन क्लास 6th। लुक केयरफुली एट द शेप ऑफ एन एरोप्लेन। एरोप्लेन की शेप देखेंगे आप। ये तो मैंने बर्ड्स के बारे में बताया, ये तो नेचर ने ही दिया है। ये यहाँ पे मैन मेड है, साइंटिस्ट ने इनको ऐसी शेप दी है ताकि फ्रिक्शन कम हो सके। डू यू फाइंड एनी सिमिलैरिटी इन इट्स शेप एंड दैट ऑफ ए बर्ड। बर्ड की जो शेप है और जो एरोप्लेन की शेप है, इनकी शेप सेम है। In fact, all vehicles are designed to have shapes which reduce fluid friction. तो एरोप्लेन की शेप इसलिए ऐसी बनाई जाती है ताकि जब ये एयर के अंदर मूव करें तो जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो कम हो सके। तो इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसके कीवर्ड्स कराऊंगी और इसकी बैक एक्सरसाइज कराऊंगी। थैंक यू बच्चों।